यस, आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैथ का चैप्टर 13, जिसमें 13.1 डिलीटेड है, उस पर डिलीटेड लिख लीजिए। और 13.2 में से एक टॉपिक डिलीटेड है, एक टॉपिक करना है। इफेक्टिव रेट डिलीटेड है और CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट करना है। हम इफेक्टिव रेट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं एक्स्ट्रा कम, लेकिन आप एग्जाम में तो करके जाओगे ना, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कर रहे हैं, ये पक्का है। चलिए, इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट में फर्क समझते हैं। न्यू ML अग्रवाल, पेज नंबर 641। पेज नंबर 641। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 4% रेट पे, क्वार्टरली इन्वेस्ट करे, अमाउंट एक साल बाद का अमाउंट, आफ्टर 1 ईयर वो 10,000 रुपए कितने बन जाएंगे? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये क्या क्या किया मैंने, जो 8th क्लास के बच्चे करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड, टाइम एक साल को 4 से मल्टीप्लाई। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और रेट को 4 से डिवाइड। अब इसकी कैलकुलेशन में ML अग्रवाल से लिख रही हूं, इतने रुपए, 10,000 रुपए इतने बन गए। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारे कर रहे हैं। इन्वेस्ट हम 10,000 ही कर रहे हैं, बट रेट रेट हम 4.06 ले रहे हैं। और एनुअली एनुअली कैलकुलेशन, एक साल में कैलकुलेट हो रहा है अमाउंट, और वही आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो कैसे करूं? P इंटू 1 + R/100 की पावर 1। ठीक है। और इन्होंने कहा इससे भी आंसर यही आ गया। मतलब 4% से यदि क्वार्टरली कैलकुलेट करा तो 10,000 रुपए इतने ही बने। 4.06% से यदि एनुअली कैलकुलेट करा तो भी 10,000 रुपए इतने ही बने। तो दिस 4.06 इज सेड टू बी इफेक्टिव रेट। क्वार्टरली हाफ ईयरली वाले को नॉमिनल रेट बोलेंगे और एनुअली वाले को इफेक्टिव रेट बोलेंगे। पढ़ो। In the above example, effective rate is 4.06%। 4.06% को इफेक्टिव रेट कहते हैं। देखो, मान लो मुझे कहा कि कोई मिस्टर शर्मा है, कोई मिस्टर शर्मा है, हेलो, वो 10,000 रुपए 4% क्वार्टरली पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3.9% हाफ ईयरली पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? जिससे अमाउंट ज्यादा मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो मैं दोनों रेट को इफेक्टिव रेट में फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। ऐसे थोड़ा ना पता करेंगे, एक फॉर्मूला लिखवाऊंगी जिससे नॉमिनल रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इफेक्टिव रेट। मैं 3.9% हाफ ईयरली वाले को और 4% क्वार्टरली वाले को, दोनों को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर दूंगी। जिसका इफेक्टिव रेट ग्रेटर होगा वो इन्वेस्टमेंट बेटर हो जाएगी। हाफ ईयरली वाले को और क्वार्टरली वाले को, दोनों रेट को, अब मैं ये नहीं कह सकती 3.9 कम है 4 ज्यादा है, 4% वाला बेटर होगा। वो क्वार्टरली कैलकुलेशन हो रही है, वहां कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो रही है। ओरल नहीं आप कहोगे 4% वाला बेटर होगा, 3.9 से बड़ा है। हम दोनों रेट को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करेंगे और वो बताएगा हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो अब फॉर्मूला इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट पर रुपी, पर रुपी की पावर P। अब ये जो P है, ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब हाफ ईयरली है तो P को 2 भरना है, एक साल में कितनी बार कैलकुलेशन हो रही है वो है P। क्वार्टरली है तो N को 4 भरना है, P को, सॉरी, P को, हाँ P लिखा है मैंने। P क्या चीज है? एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। हाफ ईयरली में P को 2 भरना है, मंथली में P को 12 भरना है, क्वार्टरली में Q को 4 भरना है। और आर क्या है? जिस रेट को तुम्हें कन्वर्ट करना है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला। तो आर क्या चीज है? जिस रेट को आपको कन्वर्ट करना है वो आर है।
तो हमें इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करके पता कर लेंगे कौन सा। अब ये पर रुपए का क्या मतलब है? 1 रुपए पे इतना इंटरेस्ट, तो 100 रुपए पे इंटू 100। मतलब यदि मैं यहां से पर रुपए हटा दूं, यदि मैं यहां से पर रुपए हटा दूं, तो मैं यहाँ पे इंटू 100% लगाऊंगी। यदि पर रुपए वाला आंसर निकालोगे तो उसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। मान लो मेरा आंसर आया 0.0698, तो ये नहीं लिख के आऊंगी मैं इफेक्टिव रेट, ये पर रुपये है। मैं क्या लिख के आऊंगी आंसर? 6.98%। वो पर रुपये वाला था, मैंने पर रुपये लगा हटा के इंटू 100% लगा दिया। यदि मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ तो मैं कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलूंगी। मैंने कॉपी चेकिंग में बहुत बच्चों को यहाँ पे छोड़ते हुए देखा है आंसर, आधा नंबर डिडक्ट। आप पर रुपये नहीं दे के आते आंसर, परसेंटेज में दे के आते हो आंसर। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है e⁻i−1 इंटू 100%। बस केवल और केवल ये दो फॉर्मूले। हम क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। यदि क्वेश्चन में है क्वार्टरली तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ ईयरली तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि क्वेश्चन में है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली, तो ये वाले फॉर्मूले से इफेक्टिव रेट निकालना है। तो आप ये दो फॉर्मूले, क्या आप अभी सीयूईटी का सिलेबस तो आया नहीं, सीयूईटी में भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिया तो व्हाट्स द बिग डील। और वो भी इतना छोटा टॉपिक, केवल 4 ही तो एग्जाम्पल है। चलिए शुरू कर दो एग्जाम्पल 1। फॉर्मूलाज लिखकर एग्जाम्पल 1 शुरू कर दो। इंटू 100% नहीं है तो वो पर रुपी है, इंटू 100% है तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 6% सेमी एनुअली, 1+6/100 इंटू पी की पावर 2 - 1 बिग ब्रैकेट 100%। 2 3 जा 6, 1+0.03 का स्क्वायर। ये इन्होंने वैल्यूज वो लोग देंगे, स्क्वायर की वैल्यू एटलीस्ट वो नहीं देंगे, कहीं आपको लग रहा हो स्क्वायर की वैल्यू भी वही दे दे। तो इन्होंने जो काम लास्ट में किया वो मैं हर स्टेप में इंटू 100% कर रही हूँ। यदि आपको इंटू 100% नहीं लगाना है तो आप यहाँ लिखेंगे इफेक्टिव रेट पर रुपये है ये। 1 रुपए पे इतना, 1 रुपए पे, 1 रुपए पे 0.06 का फायदा, 100 रुपए पे 6 रुपए का फायदा। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 6% सेमी एनुअली कैलकुलेट कर लो या 6.09% एनुअली कैलकुलेट कर लो, अमाउंट विल बी इक्वल। वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल नंबर 2, दिनेश ने 2 इन्वेस्टमेंट किए। फर्स्ट ऑप्शन में इफेक्टिव रेट अलग निकालो, सेकंड ऑप्शन में इफेक्टिव रेट अलग निकालो, और पता करना कौन सा रेट को किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उस बंदे को। इफेक्टिव रेट 1+10 सेमी एनुअली, सेमी एनुअली में पी को 2 भर दो। आपको लग रहा है हर स्टेप में इंटू 100% नहीं लगाना है, तो आप इफेक्टिव रेट पर रुपी निकाल लो। जब फाइनल आंसर आ जाएगा
उसके बाद इंटू 100% कर देना। और दूसरे केस में है क्वार्टरली। क्वार्टरली। अब आप क्या कहोगे देखने से? अच्छा, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही बेटर आया। बट आप 10 और 9.8 को कंपेयर मत कर देना। इफेक्टिव रेट जो ज्यादा आएगा वो ऑप्शन मिस्टर दिनेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगा। उससे ज्यादा अर्निंग होगी। जिस ऑप्शन का इफेक्टिव रेट ज्यादा आएगा। अब देखो, ब्रैकेट में पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। पावर 4 निकालने में बच्चे का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को जो सॉल्व करके आएगा वो हमारी गिवन के ब्रैकेट से मैच हो जाना चाहिए। तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमने कटिंग डिवीजन एडिशन करेक्ट किया? क्योंकि जिसकी पावर 4 उन्होंने दी वही तो यहां बनना चाहिए ब्रैकेट में। डायरेक्ट लिख दें बिना कैलकुलेशन के, मतलब सीधा वहीं से लिख दो। कौन? अथर्व? अर्णव? आप लोग भी थर्ड एग्जाम्पल की लैंग्वेज को 2 बार पढ़िए। कुछ अलग है उसमें। 2,000 रुपए का लोन लिया 6 महीने के लिए और लैंडर ने 200 रुपए इंटरेस्ट के काट लिए। 2,000 रुपए का लोन लिया, उसे बेचारे को 1,800 रुपए दिए, 200 रुपए पहले ही रख लिए इंटरेस्ट के। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर। अरे भाई, एग्जाम्पल 3, इफेक्टिव रेट तो तब निकाल पाओगे जब वो पहले रेट पता तो हो। इफेक्टिव रेट 1 + R/100, 6 महीने। पी हो गया 2, 2 -1 इंटू 100%। फॉर्मूला सही लगाया मैंने? आर की जगह क्या भरूं? आर तो दे दो। आर तो दे दो। तो अब देखो क्या करेंगे। अब वो छोटी क्लासेस वाले पे पहुंचना जरा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखना क्या किया मैंने, वो जो क्लास फिफ्थ सिक्स में करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1,800, तो समझ में आ गया प्रिंसिपल। 200 रुपए तो इंटरेस्ट के काट लिए ना, प्रिंसिपल 2,000 नहीं ले सकती। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम को 6 महीने क्यों नहीं भरा मैंने, याद करो। यहाँ पे एनुअली भरते हैं टाइम। 6/12 महीनों को साल में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 100। ठीक है। अब R/100 की वैल्यू कैलकुलेट करो। R/100 की वैल्यू कैलकुलेट करो, या R/200 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। केवल R की वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय R/200 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो बुक में सीधा इन्होंने, देखो लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हुए कि ये 200/1800, ये जो 1/9 आया, ये R/200 कैसे है। लेकिन इस तरह करके मेरे हर बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि R/200 1/9 कैसे है। चलो पता करते हैं R/200। ये क्या हो गया?
6 2 जा 12। कटिंग मत करो, इस 1800 को 200 के नीचे ले जाओ, कटिंग मत करो, और इस 2 को 100 के पास ले जाओ। लो भाई, पता चल गया कि R/200 की वैल्यू 1/9 कैसे है ना। बुक में डायरेक्ट लिखा है 200/1800, और जिन्हें ये डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे तो हमें आता ही है। तो थर्ड एग्जाम्पल में जिस रेट को कन्वर्ट करना है, पहले वो रेट पता करना है, इसलिए एग्जाम्पल 3 अलग था। 4 अगेन वही है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। केवल थर्ड एग्जाम्पल में इतना सा काम एक्स्ट्रा था। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक क्वार्टरली है और एक कॉन्टिन्यूसली है। तो क्वार्टरली वाले में फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, एंड कॉन्टिन्यूसली वाले में फॉर्मूला नंबर 2 लिखेगा। मुझे बार बार मैं पर रुपी क्यों नहीं लिख रही हूं? क्योंकि मैं बार बार, मुझे हैबिट है शुरू से ही इनटू 100% लगाने की, तो इसलिए मैं कहीं भी इफेक्टिव रेट पर रुपी नहीं लिख रही हूँ। और इन्हें हर जगह इफेक्टिव रेट पर रुपी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। कल पहले एक्सरसाइज के डाउट्स होंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज एट एवरी कॉस्ट करके लानी है, एंड ऑल द 15 करने हैं। इफेक्टिव रेट सिलेबस में नहीं है तो उसके छोड़ने नहीं है, ऑल द 15 करने हैं। ये लिख सकते हो आप। एग्जाम क्वेश्चन 1 to 7 इफेक्टिव रेट के हैं, 7 8 ऑनवर्ड्स CAGR के हैं। 1 to 7 इफेक्टिव रेट के हैं, 8 ऑनवर्ड्स CAGR के हैं। CAGR की फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। देखो CAGR समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है।
खोलो बुक। राहुल ने 1 लाख इन्वेस्ट करे कंपनी में 5 साल के लिए स्टॉक्स में। पहले साल उसकी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख है वो बन गई 1,08,000, 8,000 का मुनाफा हुआ। दूसरे साल 87,000 रह गई। भाई मुनाफा और नुकसान होता रहता है स्टॉक्स में। तीसरे साल 95,000। चौथे साल 1,04,000। पांचवे साल 1,17,000। अब उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये राहुल वॉन्ट्स टू नो अ स्टडी एनुअल ग्रोथ रेट, किस परसेंटेज पे उसे फायदा मिल रहा है, वो रेट पता करना है। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना। 5% पर एनम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, किस रेट से उसको फायदा हो रहा है। क्योंकि कभी नुकसान कभी फायदा, कभी नुकसान कभी फायदा। तो इसलिए हम CAGR कैलकुलेट करते हैं। और CAGR का फॉर्मूला बनाना कितना आसान। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था क्लास 8th में? ये था, कितनी बार यूज होता है एन्युटी। क्लास 11th में भी यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे थे। एन्युटी, सिंकिंग, मतलब सब इसी से बनते हैं। अब R/100 को हमें क्या लिखने की हैबिट है? आई। क्लास 11 से हम R/100 को आई लिख रहे हैं। अब अमाउंट को इन्होंने फ्यूचर वैल्यू लिख दिया, पी को इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया। मतलब 1 लाख रुपए फ्यूचर में 11 लाख बन गए, जो भी बन गए, जो भी 11 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिए। 1 लाख रुपए 1,70,000 बन गए। तो ये फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू। और 1 + i⁴n। मुझे ये आई चाहिए, आई आ गया तो आर आ जाएगा। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के नीचे भेज देती हूँ। मैं मुझे ये आई अलग करना है। तो ये पावर एन इधर जाके क्या हो जाएगी बेटे? 1/n, कि मैम ये तो मैं आता ही है। 1/n। अब मुझे आई चाहिए, तो लो भाई आ गया आई का फॉर्मूला। एग्जाम में भूल गए तो बना लेना, और नहीं तो याद तो हम करके जाएंगे ही। अब ये आई है, ये R/100 है। R/100 ये आई आया। तो रेट कितना होगा? फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। मैं इसको भी, मुझे हैबिट है, इंटू 100%। ये तो आई आएगा ना। मान लो इसका आंसर आया 0.0609, तो ये हुआ रेट 0.0609। ये R/100 का आंसर आया, आई का आया। तो रेट कितना होगा? रेट 6.09%। तो मुझे अपनी हैबिट के अनुसार, ये मैंने आई लिखा, यहाँ मैंने रेट लिखा, तो इंटू 100%। तो बस ये फॉर्मूला याद करके बचे हुए 3 एग्जाम्पल डन। तो ये इतना इजी है। ये वही रेट है जो हमने 8th में यूज करते थे, हम क्लास 8th में और 11th में फाइनेंशियल में भी यूज किया हमने। ये इसको क्या कह सकते हैं? आप लोग भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे CAGR पर रुपी। और इसको केवल CAGR कह लो परसेंटेज में। ये 1 रुपए पे फायदा, ये 100 रुपए पे फायदा। जो भी आंसर आएगा उसे 100% से मल्टीप्लाई करके वी विल कन्वर्ट द आंसर इन परसेंटेज। नतांशी स्पीड तेज तो नहीं हो रही है? नो मैम। ओके। जो फॉर्मूला कॉपी कर चुके हैं एग्जाम्पल 5 को समझने की कोशिश करो। क्या क्या गिवन है, किस वैल्यू को क्या पुट करना है। जो भी फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला बना भी लो फेयर में, क्योंकि ज्यादा ही आसान डेरिवेशन है। एग्जाम्पल 5 में पता चल गया? करना शुरू कर बेटा।
कॉपीड। दिवाकर ने 20,000 इन्वेस्ट किए, 20,000 इन्वेस्ट किए 2010 में, 2015 में 32,000 बन गए। तो बेटे प्रेजेंट वैल्यू 20,000 रुपए फ्यूचर में जाकर 32,000 बन गए। प्रेजेंट वैल्यू भी पता है, फ्यूचर वैल्यू भी पता है। 2010 से 2015 तक कितने साल, एन ईयर्स, एन भी पता है। CAGR निकालो, हो गया क्वेश्चन। CAGR फॉर्मूला सब लोग दोबारा लिखेंगे बिना आलस किए। यदि हमने 3 एग्जाम्पल में 3 बार चाहिए मुझे फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/5 इंटू 100%, 16/10। अब इसको हमें लॉग से देखना आता है, बट 99% चांसेस है क्वेश्चन में मिलेगा 1.6 की पावर 1/5। तो अब आप बुक से लिख लीजिए, मुझे भी बता दीजिए, 1.6 की पावर 1/5। और हम लॉग प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैसे सीखा था हमने, इसको उठाओ, एक्स मानो, टेक लॉग और एंटी लॉग लेके जो उसका आंसर आएगा वो इसकी प्लेस पे भर दो। 1.098, 0.098, इसका मतलब इतना परसेंट, 9.8% से उसको फायदा हो रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट उस बंदे का, दिवाकर का है, मतलब उसने इन्वेस्ट 5 साल बाद बन के आए वो 32,000। हो सकता है बीच में नुकसान भी हुआ हो, बट एनुअली उसको 9.8% का फायदा हुआ। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया उन्होंने राहुल का डाटा। ओके, इन्होंने तो लॉग लिया है भाई, लेकिन एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में पहले साथ में तो वैल्यूज दे रखी हैं। देखो, एक रिक्वेस्ट है, जिस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो गूगल से वैल्यू उठाने की बजाय लॉग से वैल्यू लेना। नहीं आएगी मुझे बताना, कल मैं बोर्ड पे करूंगी। जिस क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यू दी एक्सरसाइज में, वो वैल्यू वहां से लिख लो, मैं नहीं कह रही हूँ लॉग लो। जिसकी वैल्यू मिसिंग है उसकी लॉग लेके निकालनी है। मैं और कोई होमवर्क नहीं देती, CBSE सपोर्ट मटेरियल शुरू करने के लिए कह रहे थे हम, आज इतना ही होमवर्क ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 तो शायद सैंपल पेपर्स में या किसी ईयर में आया है, इन्होंने लिखा है। यस, एग्जाम्पल नंबर 6 CBSE 2023 में आया है। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रेजेंट वैल्यू ऊपर दे रखा है टेबल के ऊपर, 10,000 इन्वेस्ट करे, 1 साल बाद 11,000 बन गए, 2 साल बाद 11,500 बन गए, 3 साल बाद 13,000 बन गए, 4 साल बाद फिर नुकसान हो गया 11,800, 5 साल बाद फिर फायदा हो गया लेकिन 13,000 से तो कम ही है, 6 साल बाद 14,000 हो गए। तो मैं केवल और केवल सीधा क्या उठाऊंगी, 14,000। मुझे इस डाटा का कोई यूज नहीं है, मुझे 6 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू लेनी है, और फिर मैं एनुअल ग्रोथ रेट बंदे का कैलकुलेट कर दूंगी। तो इस टेबल में 5 वैल्यूज का कोई भी दूर दूर तक यूज नहीं है, केवल लास्ट वैल्यू उठा लो 6 साल बाद की, और एन को क्या ले लो बेटा, 6। फॉर्मूला सब लोग दोबारा लिखेंगे, CAGR का, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/6 -1 इंटू 100%। अब हम इसकी वैल्यू भी टेबल से उठा लेते हैं, मतलब बुक से उठा लेते हैं। और एक्सरसाइज में मुझे चाहिए आप लोगों को लॉग देखना आना चाहिए, और हमने बहुत मेहनत से सीखा है लॉग भी एंटी लॉग भी। अभी हमने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए वैल्यू उठा ली, और मैं कितना परसेंट बोल रही हूँ, 99% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी, क्योंकि पिछले सारे सालों में वैल्यू मिली।
लेकिन वो जो 1% रिस्क है, हमने उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हम सेंटर सुपरिंटेंडेंट से रिक्वेस्ट करके लॉग टेबल मंगा लेंगे क्लास में। यदि ये वैल्यू मिसिंग हुई तो सिक्स्थ रूट तो मुझे भी नहीं आता, कैसे निकालूंगी मैं बिना लॉग के। वैल्यू ही मंगा लो, वैल्यू कौन देगा, मैथमेटिक्स टीचर थोड़ा, वो वैल्यू थोड़ा ना दे देंगे, लॉग टेबल मिलेगी मिलेगी तो वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर तो वो वैरी हो जाएगा ना, फिर तो ऑल ओवर इंडिया सेम काम ही तो होगा बेटे। लास्ट एग्जाम्पल इसमें बताती हूँ क्या गलती होती है। ये हमने किसी एडू कार्ड कर लो, एपीसी कर लो, ओसवाल कर लो, हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दो दो बार है। और मैं बताती हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे। CAGR = फ्यूचर। अब देखो इन्होंने फॉर्मूले में ले लिया भाई, जिसकी हैबिट हमने शुरू से डाल ली। अब जो CAGR है वो है 8.88। फ्यूचर वैल्यू है 25,000 और ये है 15,000। और ये जो पावर में 1/n है, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, जिन बच्चों को ये 100 का नॉलेज नहीं होता है, रटते हैं मैथ, वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना क्या करते हैं। अपना रटा हुआ फॉर्मूला यहाँ ले लेते हैं और यहाँ 8.88 ले लेते हैं। कभी नहीं आंसर आएगा, बताओ गलती। जब यहाँ 100 नहीं लिया, तो ये वो आंसर है जो ये 100 से मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो इसकी जगह क्या लेना चाहिए, 8.88/100। उधर वाला 100 इसके नीचे लिखना चाहिए। बट मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे करते हुए देखा है, आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहां जब मैं परसेंट ले रही हूं, तो यहां भी तो मैं परसेंट लूंगी। अब यूनिट से यूनिट हो गई कंपेयर। अब बचा 8.88/100। 5 5 जा 5 3 जा। अब मैं 1 को भेज दूंगी इधर, 2 डिजिट डेसिमल इधर सरका दूंगी और 1 को इधर भेज दूंगी। ओहो, राउंड ऑफ कर दिया, यही देखने गई थी मैं। क्योंकि 3 से डिवीजन क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आएगा 1.66666666। ये 3 प्लेस पे क्यों रुके, क्योंकि जब लॉग देखोगे तो 16 का 6 में 7 का मीन डिफरेंस। मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, 1.36 और 7। डेसिमल के बाद 4 प्लेस क्यों नहीं लिखी, जब एंटी लॉग देखते हैं तो यहां से देखना शुरू होता है, और जब लॉग देखते हैं तो यहां से देखना शुरू होता है। इग्नोर द डेसिमल, 16 का 6 में देख के इस प्लेस का मीन डिफरेंस। तो इसलिए हमने आंसर कहाँ रोक दिया, डेसिमल के बाद 3 प्लेस पे। एंटी लॉग होता तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसे पूरा करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक मैं लॉग नहीं लूंगी, और इसकी तो वैल्यू कैसे ही देगा राइटर, या तो आगे की वैल्यू देगा, लॉग ऑफ इसकी वैल्यू देगा। मतलब इसकी वैसे वैल्यू नहीं मिल सकती, किसकी वैल्यू मिलेगी सोचो, 1/n पावर में है, मुझे n चाहिए। जब मैं लॉग लूंगी दोनों साइड, तभी तो 1/n पावर नीचे उतर के बैठेगी। तो मुझे यदि क्वेश्चन में मिली भी तो किसकी वैल्यू मिलेगी, लॉग ऑफ इसकी। इसमें ऐसी वैल्यू नहीं मिल सकती कि ये 1.4 की पावर 1/6 की वैल्यू दे देगा राइटर मुझे। तो लॉग की वैल्यू मिलेगी यदि लॉग टेबल नहीं देनी उन्हें। तो अब मुझे 10 का 8 में देखकर, लो फंस गए यहाँ पे। अब देखते हैं इन्होंने पीछे क्या देखा होगा। यदि राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 9 का मीन डिफरेंस देखना चाहिए। यदि इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया होगा तो 8 का मीन डिफरेंस देखा होगा। चलो जज करते हैं, टेबल खोलो, टेबल खोलो, जज करते हैं। इन्होंने 10 का 8 में देख के, और क्या पता 8 और 9 का मीन डिफरेंस सेम हो, देखे जरा। ओपन द लॉग टेबल्स। 10 का 8 में देख के 8 का मीन डिफरेंस है या 9 का मीन डिफरेंस। मैं इनका आंसर बता देती हूँ, इनका आंसर है, नहीं नहीं, 8 9 का रखा है इन्होंने। हेलो, इन्होंने नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर दिया, कंफ्यूजन खत्म, राउंड ऑफ कर रखा है।
तो बेटा इस वाले के लिए ऊपर वाली लेंगे, नीचे वाली के लिए नीचे वाली लेंगे। हम्म? चलो 10 का 8 में देख के 9 का मीन डिफरेंस बताओ। एन को इधर भेज दो, अपॉन इसको नीचे भेज दो। पहले किसकी वैल्यू बोल रहे हो? 10 का 8 में और 9 का मीन डिफरेंस ऐड करके रफ में ऐड कर लो। रफ में ऐड कर लो। 7। आंसर डेसिमल से क्यों शुरू हुआ, शुरू में जीरो क्यों है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। यदि 10.81 होता तो करेक्टरिस्टिक 1 होता। यदि ये 108.9 होता तो करेक्टरिस्टिक 2 होता। डेसिमल को कहाँ पहुंचा देते हैं? एक डिजिट के बाद। बहुत बार रिपीट किया है लॉग। ऊपर 16 का 6 में देख के 7 का मीन डिफरेंस। 2219। अब डेसिमल से डेसिमल उड़ाओ, और अब डिवीजन के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। 370 से डिवाइड करो। 2219 को 370 से डिवाइड करो, और आंसर डेसिमल में आएगा। डेसिमल में लिख देना। अप्रोक्सीमेट करने का मन हुआ तो अप्रोक्सीमेट कर लेना। और यदि डेसिमल में भी आंसर छोड़ दिया, फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। क्या आ रहा है डिवाइड करके? 5.99। आप 5.99 पे भी छोड़ सकते हो। जो एग्जाम्पल बीच में हमने पेंडिंग छोड़े हैं उन्हें पूरा करो। एकदम बुक्स बंद हो जाती है। और यदि मुझे कहना हो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करो, है? पेंडिंग कैलकुलेशन नहीं छोड़ रखी हमने बीच बीच में, या सब टेप ली? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्पल 7 के बाद लीव कर सकते हैं। कल का शेड्यूल, कल पहले इस एक्सरसाइज के डाउट्स, और उसके बाद वो टॉपिक बॉन्ड जो इस साल ऐड हुआ है, बॉन्ड्स। गुड इवनिंग।